चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था विराटनगर। वहाँ पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा मन का बहुत दयालु था। उनके मंत्री का नाम शीशपाल था। शीशपाल पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहाँ भी जाता, मंत्री शीशपाल को साथ लेकर जाता। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता था। ये सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वह उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरों का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले ही अपने नगर विराटनगर पहुंच जाना चाहते थे, ताकि अंधेरा होने से पहले वह अपनी राजधानी में पहुंच जाए। जैसे ही राजा को ये पता चलता कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंचता और लोगों की रक्षा करता। उसे देखते ही लुटेरे डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे और वह वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। आज सुबह भी राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली थी। आज सुबह उसके एक दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशुओं और उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं। तो हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शीशपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शीशपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट पड़े। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से 6-7 मील की दूरी पर रह गए थे। दोनों के घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक उनके दोनों घोड़े रुक गए और घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों घोड़ों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने मार्ग में एक बड़ा सा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नागमणि पड़ी थी, जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस नाग को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे ये तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक का नाग है। वह दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? इसे किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ शीशपाल, ये बात तो बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा,
कि अब क्या करें। ये देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है, हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। शायद मंत्री शीशपाल भी उनके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शीशपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिलेगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह और गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शीशपाल, ये विषधारी नाग है, इसे तो लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं, फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक रहेगा। मंत्री शीशपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। ये बड़ों का अनुभव है। ऐसा कई बड़े बूढ़े आज तक कहते हुए आए हैं। मेरी समझ में तो यही आता है। यदि इस समय आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से इसे जीवित कर पाए तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमा कर तो देखिए। मंत्री शीशपाल के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शीशपाल ठीक ही कह रहा है। वे कुछ देर में मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस मरे हुए नाग के पास जा पहुँचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और ये सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। ये सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है और ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास करना। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहे ये शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी अविश्वास मत करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख लीजिए महाराज, ये नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका है। ये सुनकर राजा का दिल जल गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है, तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा।
राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, थोड़ा रुको, अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं पड़ा तो मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करता हूँ। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने बड़े गर्व से कहा तो मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो, चलो इस काम को छोड़ो। रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। राजा की तो अब मान पर बात आ गई थी। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें ये मरा